हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे प्रश्नावली 1B। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1B यानी कक्षा 9 गणित, डॉक्टर मनोहर रे प्रकाशन। तो प्यारे साथियों, यह लेक्चर है 3 यानी भाग 3 है। अगर इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके इसके पहले वाले वीडियो को देख लें। प्रश्नावली 1A। प्यारे साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 को। क्या है प्रश्न 1? निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। देखिए, योगात्मक प्रतिलोम की बात कहा है तो इसका सेंस समझ लीजिए, इसका नियम समझ लीजिए। तो इसका नियम है, रूल है, मेथड है, इसको जानेंगे। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है यह पहले समझें। देखिए, समझेंगे पहले योगात्मक प्रतिलोम। पहले योगात्मक प्रतिलोम का मतलब हम क्या करेंगे, समझेंगे, तत्पश्चात इसका लगाएंगे सवाल और रूल हम समझेंगे किसका, योगात्मक प्रतिलोम का। तो प्यारे साथियों, अगर कोई कह दिया ए का योगात्मक प्रतिलोम बताइए क्या होगा, तो ए में किस संख्या को जोड़ें कि शून्य हो जाए। यानी कहने का तात्पर्य है ए में किस संख्या को जोड़ें कि शून्य हो जाएगा, तो -1 को, तभी ना शून्य होगा, तभी तो शून्य होगा। अगर हम कह दें कि 10 में किस संख्या को जोड़ें कि माइनस हो, यानी कि 10 में किस अंक को जोड़ें, किस संख्या को जोड़ें कि शून्य हो जाए, तो -10 को जोड़ेंगे तभी तो शून्य होगा। अगर हम कह दें कि -11 में किसको जोड़ें कि शून्य हो जाएगा, तो 11 को जोड़ेंगे तो शून्य होगा। यानी इस कंसेप्ट से एक नियम निकला, एक रूल निकला। तो रूल क्या निकला प्यारे साथियों कि योगात्मक प्रतिलोम में, योगात्मक प्रतिलोम के लिए चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। योगात्मक प्रतिलोम के लिए चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। योगात्मक प्रतिलोम निकालते समय हम चिन्ह को केवल विपरीत करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम। यह हमारा क्या रहा, रूल रहा, नियम रहा। बस यही जाने। चिन्ह विपरीत का मतलब यह प्यारे साथियों, अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम प्रश्न 1 लो लेते हैं। अगर यह बात समझ में आपको आ गया होगा तो आप ये -7 का योगात्मक प्रतिलोम, 0 का योगात्मक प्रतिलोम, 1 का योगात्मक प्रतिलोम, अब माइनस ब्रैकेट में a + b का योगात्मक प्रतिलोम एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों, तो क्या होगा यहाँ से देखिए, -7 का योगात्मक प्रतिलोम तो प्यारे साथियों, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है चिन्ह विपरीत करना, चिन्ह को बदलना। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। तो बताइए 7 कैसा है, ऋणात्मक कि धनात्मक? तो ऋणात्मक बोलिएगा। तो ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। यानी कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी केवल लिखेंगे 7, यही आंसर हो जाएगा। अब अगर अब देखिए शून्य का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा प्यारे साथियों? आप जानते होंगे कि शून्य एक ऐसी संख्या है न ऋणात्मक में होती है न धनात्मक में होती है। शून्य का यूज जिस प्रकार से आता है उसी प्रकार से करते हैं। कहीं माइनस में आ जाता है तो माइनस में भी लगा के कर लेते हैं, कहीं प्लस में आ जाता है तो प्लस। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ प्यारे साथियों कि शून्य की प्रकृति न धनात्मक में होती है न ऋणात्मक में होती है, न धनात्मक में होती है न तो ऋणात्मक होती है। इसलिए शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है। शून्य ही केवल एक ऐसी संख्या है कि उसका योगात्मक प्रतिलोम सेम ही होता है। उसके बाद 1 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस क्या है, ब्रैकेट में a + b का
योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी या ब्रैकेट में है ना, इसके बाहर क्या ऋण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस। यही रहा आंसर, यही रहा नियम जो आप लोग समझ लीजिए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब प्यारे साथियों यह होता है चिन्ह विपरीत करना, चिन्ह को बदलना। तो जो एक छोटी सी भूमिका के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट किए, आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किए हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं, हम अगले सवाल को लेते हैं। एकदम बेसिक से बताएंगे, लेकिन एक बात है, हम आपको दे रहे हैं क्या, नॉलेज आपको दे रहे हैं पूरा निःशुल्क। तो क्या कीजिए, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो कक्षा 9 में पढ़ता हो। लेकिन अगर आप कॉपी किताब कलम लेके बैठे नहीं हैं तो उसको लेके बैठ जाइए, नोट भी करते रहिए, समझते रहिए। और मैं इसके पहले वाले वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। अब है प्रश्न नंबर 2, बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें संकेत भी दे दिया है बुक में। क्या है, वितरण नियम से, वितरण नियम से प्यारे साथियों कुछ शब्द पढ़ने से ही हम लोगों के अंदर प्रतीत हो जाता है, उसका मतलब एकदम सेंस उसका उभर के आ जाता है। जैसे इस सवाल में कहा वितरण नियम से, वितरण मतलब बांट के, वितरण करके 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। 15 × 32 का मान ज्ञात करना है और संकेत दिया 15, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू 30 + 2 ब्रैकेट पर। तो आइए अब इसको वितरण नियम से हम लगाते हैं। तो प्यारे साथियों गौर से देखिए, वितरण का सेंस होता है बांटना, यानी दिया है 15 × 32 को लिख सकते हैं 15 × 30 धन 2, 30 2 32। अब क्या करेंगे, 15 × 30 को एक पास करेंगे, धन तो धन 15 × 2 कर लेंगे। 15 × 45 450, 15 दूना 30, आज इसको जोड़ देंगे तो 480 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगर आप लोगों को किसी भी सवाल में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यह रहा हमारा प्रश्न नंबर 2। तो आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न। अब प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 है, एक धन पूर्णांक में एक उदाहरण से दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। अब हमको योग का वितरण नियम बताना है, यह सत्य है असत्य है, यह असत्य तो है लेकिन कैसे है इस पे हम चर्चा करते हैं। तो इस सवाल को लगाने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानेंगे, माना 5 + 4 + 3 ले लीजिए, इसको इसी प्रकार से मान लीजिए। योग का है, अब इसको हल कीजिए, कितना होगा, इसको हल करेंगे तो होगा 5 + 4 3 7। 5 देखिए 5 लिख देंगे, 4 3 7, आज 5 7 5 कितना आ जाएगा 12। अब इसको हम वितरण करके लगाते हैं, 4 को 5 में जोड़िए, यानी कि 4 धन 5 धन 5 धन 3, तब बराबर कितना होगा, तो 5 4 9 और प्लस 5 3 8, 9 8 कितना हो जाएगा 17। क्या दोनों बराबर आया, नहीं। योग का वितरण नियम असत्य होता है। देखिए कैसे, यहाँ पे गुणा रहता तो सत्य होता, लेकिन योग का क्या होता है, असत्य होता। क्यों असत्य है देख लीजिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाए हैं। इसको जोड़े हैं 5 4 3 7, 7 5 12 हो गया। अब इसको वितरण किए हैं, 4 को एक बार 5 को एक बार 4 में जोड़े हैं, यहाँ देखिए। अब 5 को एक बार 3 में जोड़े हैं, तो 5 4 9, 5 3 8, 9 8 17। आप लिखेंगे चूँकि 5 + 4 + 3 इज नॉट इक्वल टू कितना, 5 + 4 और कितना है धन 5 + 3, यानी कि LHS इक्वल टू ना, यानी क्या है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी यह दोनों मान आपस में क्या हैं, बराबर नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं योग का वितरण नियम क्या होता है, असत्य होता है। हम लिख सकते हैं अतः योग का वितरण नियम क्या होता है, असत्य होता है। देख लीजिए, इसी प्रकार से इस सवाल को लगाएंगे, ध्यान से नोटबुक में जरूर लगाएं। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो प्रश्न नंबर 4 है, दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। योगात्मक का मतलब समझ में आ रहा है, योग से। अद्वितीय का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं।
अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल, केवल एक आंसर। अद्वितीय का नियम यह होता है। तो कह रहा पूर्णांकों का योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, यानी कि सेम एक ही अंक होते हैं। तो आइए लगाते हैं इसको, लिखेंगे। इसको लगाने का तकनीक है, देखिए ध्यान से। मान लेंगे, माना पहला पूर्णांक बराबर ए तथा दूसरा पूर्णांक मान लेंगे हम बी है। ध्यान दीजिए, हम मान लेंगे पहला पूर्णांक ए है तथा दूसरा पूर्णांक क्या है, बी है। तो क्या होगा, अगर ए प्लस बी को आपस में जोड़ेंगे, ए भी पूर्णांक बी भी पूर्णांक, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, ये पक्का पूर्णांक में आएगा। एक अंक का आएगा तो पक्का पूर्णांक में आएगा। तो लिखेंगे एक क्या है, एक पूर्णांक आ जाएगा। अब देखिए दूसरे पूर्णांक को आगे करके और पहले पूर्णांक को पीछे करके जोड़ेंगे, तभी तो एक पूर्णांक हो सकता है, तभी भी एक पूर्णांक आएगा, पक्का श्योर है। एक ही आएगा, जो यहाँ पे आंसर आएगा वही यहाँ पे भी आएगा, उसी को कहते हैं अद्वितीयक। एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, अंक के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए ए बराबर 8 और बी बराबर मान लेते हैं कितना, 9, तब 8 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 8 9 17। 8 में और 9 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 17। और 8, अब देखिए क्रम को उल्टा कीजिए, और 9 प्लस 8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तभी तो 17 होगा। सेम आ रहा नहीं आ रहा। अद्वितीय का मतलब होता है कि एक ही आंसर देगा। देखिए एक ही है कि नहीं है, और दूसरा कोई है तो बिल्कुल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। अतः लिख सकते हैं, अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। यानी इस सवाल को हम इसी मेथड से लगाएंगे। तो आइए अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं इस चैप्टर का आखिरी सवाल, यानी सवाल नंबर 5। तो हम लेते हैं प्रश्नावली 1B के सबसे लास्ट क्वेश्चन। बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा। 5 निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। ये धन पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में जो जानेगा वही लगा पाएगा। धन मतलब धनात्मक में हो, पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या हो। जैसे सभी धनात्मक संख्या तो ऋणात्मक संख्या को ही पूर्णांक कहते हैं, लेकिन धन पूर्णांक को केवल लिखना है, बट्टा में न आए, दशमलव में न आए। जैसे पूर्णांक 1, पूर्णांक 2, पूर्णांक 3, इस प्रकार से डैश डैश अनंत तक आ सकता है, लेकिन इसमें से हमको छांटना है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला है, बताना है 8 - 6 धन पूर्णांक है कि नहीं है। 8 में से 6 घटेगा तो कितना होगा, 2 एक क्या है, धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक है। ब्रैकेट में लिख दीजिए, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। उसके बाद में 2 - 5, थोड़ा विचार करेंगे। अगर आपके जेब में 5 रुपया है, हम कह देते हैं आप हमको 10 रुपया दीजिए, दे देंगे कि नहीं दे देंगे, इस पर बताइए, विचार कीजिए कुछ समय तक। प्रश्न है मेरा, आपके पास 5 रुपया है, हम आपसे 10 रुपया मांग रहे हैं, तो आप कहीं दे देंगे कि नहीं दे देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह बात हमारी समझ में आ जाएगी तो यह सवाल आप लोग आराम से लगा सकते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है। एक लड़का, उसके पास 2 रुपया है, कोई 5 रुपया मांग रहा है, तो कितना होगा, यह आप विचार करके बताइएगा। लेकिन आइए इस सवाल को बताते हैं। 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो 2 में से 5 नहीं घटेगा, तो 5 में से हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। तो 5 में से 2 जाएगा, यानी हो जाएगा 3, और जिसमें से घटाते उसी का चिन्ह, यानी -3 हो जाएगा। चूँकि -3 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है नहीं, या कैसी पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। या क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। यह हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है, लिख दीजिए ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि ऋण पूर्णांक है। अब आइए अगला है 1/3। तो 1/3 लगाइएगा, क्या होगा, 1/3 होगा। तो क्या है, धन पूर्णांक है, बिल्कुल नहीं।
ऋण पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं। यह भिन्न है, यह परिमेय है, पूर्णांक में नहीं है। अब आगे आ जाइए, दिया है -3 गुणे -4। चलिए माइनस में माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो गया, और 4 3 12, क्योंकि 12 एक क्या है? धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक है। अब आइए, अब है 8/2, तो 8/2 को लिखते हैं 8/2, 2 चौको 8 यानी कि 4। तो बताइए 4 एक कैसी संख्या है? तो आप बोलिएगा धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। अगला देखिए, अगला है -5 गुणे 3। अब बताइए, एक के आगे माइनस, एक के आगे प्लस। जब दो असमान चिन्हों का आपस में गुणा होता है तो हमेशा माइनस होता है। 5 3 15, माइनस में 15। आप बताइए धन पूर्णांक है कि ऋण पूर्णांक है? तो प्यारे साथियों, यह ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक है, लिख दीजिए ऋण पूर्णांक है, बस यही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, 5 3 15, 15 बताइए कैसा पूर्णांक है? धन पूर्णांक। तो लिख दीजिए धन पूर्णांक है। तो हमको क्या करना था? केवल धन पूर्णांक को लिखना है, अतः लिख देंगे, अतः सभी धन पूर्णांक, सभी धन पूर्णांक क्रमशः कौन कौन से हैं? एक लाइन से लिख देंगे, सभी धन पूर्णांक क्रमशः। देखिए धन पूर्णांक यानी कि 8 - 6 धन पूर्णांक हैं। उसके बाद -3 गुणे -4 भी धन पूर्णांक हैं। उसके बाद 8/2, 8/2 भी हमारा धन पूर्णांक है। उसके बाद 3, 15 यही धन पूर्णांक छाड़ के हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, रख दिए। तो अगर प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।